हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बेटा आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा हमारा जनवरी का शिफ्ट अभी खत्म हुआ है और इस जनवरी के शिफ्ट के बाद बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद अटेम्प्ट कुछ अच्छा ना हो पाया हो, उनके परसेंटाइल अच्छे जनरेट ना हो पा रहे हो, या बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी होंगे जिनके कुछ मार्क्स उनके परसेंटाइल अच्छे से रह जा रहे होंगे। ऐसे बच्चों के लिए बेटा हम लोग लेकर आ रहे हैं अप्रैल शिफ्ट के लिए एक नया हम लोग टॉप 100 पीवाईक्यूज बेटा। टॉप 100 के बारे में हम बात करेंगे बेटा, यानी कि हमारे पास बेटा बात करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए बहुत सारे बेटा, पूरा फिजिक्स है, बट हम बेटा केवल उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर द अप्रैल शिफ्ट के लिए बेटा। हम उनके बारे में बात करेंगे बेटा। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर जेई वाले उस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, चाहे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू रिपीट करें बेटा, चाहे उसको बेटा पीवाईक्यूज में वैल्यूज को चेंज करके करें बेटा, या फिर बेटा उन टॉपिक्स को डेटा चेंज करें। बट ऐसे क्वेश्चन से मोस्टली बेटा आपके रिपीटेड होते रहते हैं जेई में। ऐसे उन सारे क्वेश्चन को बेटा मैं आपके सामने लेके आया हूं और ये टॉप 100 की सीरीज बेटा हमारी चलती रहेगी। इस टॉप 100 की सीरीज का बेटा आज मैं आपको लॉन्च कर रहा हूं पार्ट 1 बेटा। आज हम बात करेंगे बेटा पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन हमारे होंगे बेटा, फिर इस लेक्चर के बाद बेटा आप लोग बने रहिएगा। आखिरी में बेटा आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी मैं लेके आया हूं, कुछ फैक्ट्स के साथ बेटा, कुछ फैक्ट के साथ मैं आपको एक सरप्राइज भी दूंगा बेटा। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड जरूर देखिएगा बेटा, एंड में आपको एक सरप्राइज मिलेगा बेटा। चलिए बेटा हम इस सेशन को इस एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बेटा एनर्जेटिक होकर रहना है। जब तक आपका 2 से 9 अप्रैल का दिन निकल न जाए तब तक आप लोग बेटा अपनी एनर्जी, अपनी मोटिवेशन को बनाए रखना बेटा आप सभी ने। चलिए बेटा सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं बेटा। हमारे स्क्रीन पे रहा ये पहला क्वेश्चन बेटा, और जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा बेटा कि हम लोग बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में लोग बात करेंगे। हम यहाँ पे बेटा सारे फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में बात करने नहीं आया बेटा। आपको पता बेटा लिमिटेड टाइम में हम सारे फिजिक्स को तो डिस्कस नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट मैं इतना तो कर सकता हूं बेटा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं यहाँ पे। जैसा कि बेटा एक क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे प्ले हो रहा है। A block of mass m is placed on a smooth fixed sphere of radius r. It is slides when pushed slightly. At what vertical distance h from the top will it leave the sphere बेटा? ऐसे क्वेश्चन बेटा जेई में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको बार बार बेटा जेई में देखा गया कि 4 से 5 बार बेटा इनको रिपीट किया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन का बेटा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि ये क्वेश्चंस कहना क्या चाहता है बेटा। अगर देखा जाए बेटा कहना ये चाहता है कि यहाँ पे बेटा मान लो कोई आपका एक मास रखा हुआ है और ये मास बेटा यहाँ से इंक्लाइंड होगा बेटा, तो ये मास यहाँ से अगर फिसलेगा तो बेटा ये मास कहीं पे इधर तक आएगा, ठीक है बेटा, यहां तक आएगा। ऑब्वियस सी बात बेटा कहां पे पहुंचने के बाद ये अपने सरफेस को बेटा लीव करेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है बेटा। ये यही पूछना चाहता है इस क्वेश्चन में बेटा कि ये सरफेस को कब लीव करके नीचे गिर जाएगा बेटा। सिंपल सी बात है बेटा, ये आपका सरफेस है। अगर मैं इसको टिल्ट कर रहा हूं बेटा, टिल्ट कर रहा हूं तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा बेटा कि इस पे से गिर जाएगा, तो कब इस सरफेस को छोड़ेगा इसकी बात कर रहा है। तो बेटा इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ध्यान से सुनना बेटा। ये जो हमारा थीटा एंगल बन रहा है बेटा, इस थीटा एंगल में सीधा सीधा बेटा फॉर्मूला होता है बेटा cos थीटा इक्वल्स टू बेटा 2/3। सीधा सीधा बेटा इसका फॉर्मूला होता है। इसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात बेटा अगर मैं मान लूं कि इस पोजीशन के बाद अपनी सरफेस को छोड़ देगा बेटा, एक्चुअल में बेटा ये वाला हाइट आपसे h पूछ रहा है बेटा। ध्यान से देखना बेटा, ये वाला हाइट h आपसे पूछ रहा है, ये h क्या होगा बेटा। और ऑब्वियसली बेटा यानी कि सीधा सीधा आप लिखोगे बेटा दिस h इक्वल्स टू टोटल रेडियस इसका r है बेटा, और ये वाली लेंथ बेटा, ये वाली लेंथ बेटा आपका हो जाएगा r cos थीटा। दैट मींस बेटा r में से r cos थीटा आपका घट जाएगा बेटा, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा, r में से r cos थीटा आपका घट जाएगा। और यहाँ पे बेटा cos थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है बेटा 2/3 है, तो दैट इज h इक्वल्स टू r माइनस r टाइम 2/3 बेटा। और यहां से सॉल्व करके बेटा आपका आ जाएगा 3r में से 2r जाएगा बेटा, तो आपका बचेगा r, दैट इज r/3 बेटा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो सिंपल सी बात है बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में टेंशन वेंशन नहीं लेना। आपको सीधा याद रखना है कि किसी सरफेस पे अगर टॉप पे कोई मास है और किस एंगल पे जाके वो मास उस सरफेस को छोड़ के नीचे गिर जाएगा, तो इस कंडीशन में जो बेटा cos थीटा होता है वो 2/3 होता है और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा। इस पे और भी बेटा हमारे पास ट्रिक है, बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट है, बट बेटा हम लोग वो डिटेल क्लास में हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे 1 मिनट के सेशन में तो हम पूरा चीजें आपसे डिस्कस नहीं कर सकते, बट आपको मैं ये चीज आपको दे सकता हूँ, जरूर इसको ध्यान रखना
बेटा। आगे बेटा अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू, अगर हम जाए बेटा अगला क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने दिख रहा है, इधर सर्किट शोन बिलो मैक्सिमम जेनर डायोड करंट विल बी व्हाट। अब बेटा यहाँ पे जेनर डायोड करंट की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, बहुत बढ़िया। अब जेनर डायोड की आपसे बेटा वैल्यू पूछी हुई है, तो आप जरा ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन किसका है, जरा आप ध्यान से यहाँ पे सर्किट पे फोकस करो बेटा, इस सर्किट पे फोकस करो बेटा। इस सर्किट में बेटा कुछ ऐसा लगा है, कुछ ऐसा लगा, ऐसा, ये किसका सिंबल है? तो बेटा आपको पता है कि ये सिंबल होता था किसका बेटा, ये सिंबल होता था बेटा डायोड का, ये सिंबल होता था बेटा आपका डायोड का। दिस सिंबल इज कॉल्ड डायोड, ये बेटा आपका डायोड होता था। और इसी में अगर हम बेटा कुछ ऐसा कर दें तो बेटा ये होता था आपका जेनर डायोड का बेटा, ये होता था आपका बेटा जेनर डायोड का। और इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख पा रहे हो बेटा कि यहाँ पे जेनर डायोड लगा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बेटा यहाँ पे जेनर डायोड के सर्किट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बेटा सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमें ये पता करना बेटा ये बाइसिंग कैसी हो रही है, फॉरवर्ड बाइस हो रहा है या रिवर्स बाइस हो रहा है बेटा, इसका भी तो आपको पता करना पड़ेगा बेटा। यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप की बेटा मैं अगर बात करूं, अगर आपको बेटा मैं सिंपल बोलूं स्टेप्स क्या होंगे बेटा, इसके स्टेप्स क्या होंगे, तो सबसे पहले बेटा याद रखना, सबसे पहले आप पता करो बेटा, फाइंड करो कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग है या रिवर्स बाइसिंग है बेटा, या रिवर्स बाइसिंग है बेटा। मैं इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको मुश्किल से 10 सेकंड में इसको मैं सॉल्व कर दूं बेटा, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व है, बट मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि कॉन्सेप्ट तो सोचो, क्योंकि मैं आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा ये इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पा रहे हो। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको जानना जरूरी होगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग है या फिर रिवर्स बाइसिंग है बेटा, पहले ये तो आपको पता करना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले आप ये पता करोगे फॉरवर्ड बाइसिंग या रिवर्स बाइसिंग, और जैसे बेटा आपको पता चलेगा फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग का बेटा, तो ध्यान से समझना बेटा जेनर डायोड के केस में, जेनर डायोड के केस में बेटा जो अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में बेटा हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये होता था कि हम बेटा जेनर डायोड को, जो हमारा जेनर डायोड है, इस जेनर डायोड को रिप्लेस कर देते थे बेटा, रिप्लेस कर देते थे। अगर मुझे कोई बैटरी दी हुई है जेनर बोल्ट की, अगर मुझे कोई बैटरी दी हुई है, या फिर अगर मुझे कोई एक रजिस्टर दिया हुआ है बेटा, अगर हमारे पास कोई एक फॉरवर्ड रजिस्टर दिया हुआ है, या तो मैं इस रजिस्टर से रिमूव करूंगा या तो मैं इस जेनर बैटरी से, जेनर वोल्टेज से रिमूव करूंगा। और अगर दोनों नहीं दिया हो सर, दोनों नहीं दिया हो बेटा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा, फिर तो हम बेटा इसमें चुपचाप क्लोज सर्किट कर देंगे बेटा, चुपचाप एक क्लोज सर्किट बना देंगे और हमारा क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद तो बेटा हमें बस करंट सर्किट सॉल्व करनी है। सेकंड, अगर हमारा जेनर डायोड बेटा रिवर्स बाइसिंग आ गया, तो बेटा अगर रिवर्स बाइसिंग आ गया, जेनर का केस है, रिवर्स बाइसिंग का केस है, तो ध्यान रखना बेटा रिवर्स बाइसिंग के केस में आपका ये कहा जाता है ऐसा कि ये एज ए रेगुलेटर का काम करता है, ये एज ए रेगुलेटर का काम करता है बेटा। यानी जेनर डायोड रिवर्स बाइसिंग में रेगुलेटर का काम करता है, उसको रेगुलेटिंग भी बोला जाता है बेटा। तो ये रेगुलेटर का काम कब करता है? हमेशा नहीं करता है। इसमें इंपॉर्टेंट कुछ टर्म है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म ये है आपके, ये हमेशा ध्यान रखना बेटा कि अगर आप जो अप्लाई कर रहे हो वोल्टेज बेटा, आप जो वोल्टेज बेटा अप्लाई कर रहे हो, अगर वो वोल्टेज बेटा आपका ज्यादा है किससे, दिए गए जेनर वोल्ट से, या फिर बेटा जो आप वोल्ट अप्लाई कर रहे हो, जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो लेस है आपके जेनर वोल्ट से, अगर ऐसे केसेस बनते हैं इनके बिहाफ पे हम सर्किट को सॉल्व करते हैं बेटा। अगर आपका अप्लाई वोल्टेज बेटा जेनर वोल्ट से कम है तो बेटा इस केस में हम जेनर डायोड को बेटा क्या कर देते हैं, रिप्लेस करते हैं बेटा ओपन सर्किट से बेटा, ओपन सर्किट से। सर ओपन सर्किट का मतलब बेटा हम ऐसा कर देते हैं, यानी कि करंट ही नहीं फ्लो करेगा बेटा, हमने सर्किट को ही ओपन कर दिया। लेकिन अगर आपका रिवर्स बाइसिंग के केस में, ध्यान से सुनना बेटा, ये दोनों केस किसका है बेटा, रिवर्स बाइसिंग का केस है जेनर डायोड के अंदर, ध्यान से, ठीक है सर। री अप्लाई यानी अप्लाई वोल्टेज अगर जेनर से ज्यादा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो बेटा जेनर वोल्ट आपको कितना दिया है 60 वोल्ट, अप्लाई वोल्ट कितना है बेटा आपका 120 वोल्ट, तो क्या आप जो अप्लाई कर रहे हो बेटा क्या ये ज्यादा है आपके जेनर से? यस सर जेनर से ज्यादा है। और दूसरी बात देखना जरा ध्यान से बेटा, अगर मैं दूसरा यहाँ पे इंडिकेट करूं बेटा, तो ये बेटा आपका प्लस है, ये आपका माइनस है बेटा, यहां से करंट निकलेगा आई, ऐसे गया बेटा, करंट यहां से एंटर कर रहा है, तो लो देख लो ध्यान से बेटा,
ये आपका पी साइड है, ये आपका एन साइड है। इसका मतलब बेटा करंट एंटर कर रहा है बेटा, करंट कहां से एंटर कर रहा है? करंट बेटा एंटर कर रहा है एन साइड से। और अगर बेटा करंट एंटर एन साइड से करता है बेटा, तो हमारी रिवर्स बाइसिंग होती है। तो हमारी कौन सी बाइसिंग होती है? वो हमारी रिवर्स बाइसिंग होती है। इसका मतलब बेटा ये जो सर्किट बना हुआ है और जो यहां पे डायोड लगा हुआ है बेटा, ये डायोड किस मैनर में काम कर रहा है बेटा? रिवर्स बाइस में कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात है जेनर डायोड है बेटा, तो क्या हमारा ये वाला कंडीशन बेटा सेटिस्फाई कर रहा है जो मैं आपसे बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? क्या अप्लाई वोल्टेज ग्रेटर देन जेनर वोल्टेज इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग जेनर डायोड? यस सर। अब बेटा करेंगे क्या इसे? तो बेटा इसमें करते ये हैं, इस केस में ऐसा करते हैं कि अप्लाई अगर आपका ज्यादा है जेनर से, तो बेटा चुपचाप आप लोग यहाँ पे क्या करो, इसी जेनर बोल्ट की बैटरी लगा दो। इसी जेनर बोल्ट की एक बैटरी बना दो और इस बैटरी को आप जो बनाओगे, इस बैटरी को अपोज टू द करंट बनाओगे बेटा, अपोज टू द करंट बेटा बनाओगे। यानी कि इस बैटरी को उल्टा बनाओ, जिधर से करंट आ रही है उधर पॉजिटिव टर्मिनल बना दो, जिधर करंट जा रही है उधर नेगेटिव टर्मिनल बना दो। मतलब एक ऐसी बैटरी बनानी है बेटा हमें, एक ऐसी बैटरी बनानी है हमें जो उस करंट के फ्लो को अपोज करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहां पे बेटा आपकी एक बैटरी बन जाएगी। तो अगर मैं इस सर्किट को बेटा अब क्लियर बना लूं, अब तो मुझे सब कुछ पता चल चुका है, तो मैं इस सर्किट के डायग्राम को अगर दोबारा बनाऊं बेटा, तो इस सर्किट के डायग्राम कुछ ऐसा क्लियर डायग्राम बन के आएगा आपके सामने। यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर लगा बेटा, यहां से आया बेटा, यानी कि ये हमारे पास करंट बेटा किधर से आ रही है? देखो ध्यान से, ये प्लस ये माइनस, करंट चला इधर, करंट चला इधर, करंट चला इधर। तो यहां से आई आया, लेकिन यहां क्या गया? आई जेड। इधर क्या गया बेटा? आई एल, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, ये गया आई एल बेटा। अब आप देख लो ध्यान से बेटा, करंट इधर से आ रहा है, तो बेटा इधर से करंट आ रहा है, तो इधर ही पॉजिटिव टर्मिनल बना दो बैटरी का, उल्टा अपोज करता हुआ बैटरी बनानी है। और बैटरी का वोल्टेज क्या रखोगे? जो जेनर का दिया हुआ है। इसका मतलब इसका जो VZ है बेटा, वो कितना है? 60 वोल्ट बेटा। बस उसके बाद बेटा क्वेश्चन हो गया समाप्त। अब देखो आप कैसे ये सॉल्व होंगे, एकदम धड़ाम से सॉल्व होंगे बेटा, कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है। अब एक क्वेश्चन आपका आसान हो चुका है, क्योंकि अभी क्वेश्चन बेटा एक्चुअली सर्किट का क्वेश्चन हो चुका है। अब आप खुद देखो बेटा, यहां से आई आ रहा है बेटा, इसका आपको दिया हुआ है 4 किलो ओम बेटा, इसका दिया है 10 किलो ओम बेटा। अब यहाँ पे बेटा आप क्या यूज करोगे? यूज KVL बेटा, यूज KVL बेटा। अब यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे क्या वोल्ट आएगा, ये देख लो बेटा, इसके क्रॉस। तो इसके क्रॉस आप देखोगे बेटा, तो यहां से क्या आ रहा है? यहां से आ रहा है बेटा 120 वोल्ट बेटा। तो 120 वोल्ट इधर से, ठीक है बेटा, और इसके क्रॉस क्या है बेटा? 60 वोल्ट, यानी यहाँ पे क्या है बेटा? 60 वोल्ट। इधर क्या है बेटा? 60 वोल्ट। तो 60 और 120, यानी कि यहाँ पे क्या वोल्ट आएगा बेटा? तो यहाँ पे आएगा बेटा आपका 120 माइनस 60, दैट इज योर 60 वोल्ट बेटा। इसका मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पे करंट की बात करूं, तो आपको पता है बेटा V बराबर आई आर होता है। तो दिस I इक्वल टू व्हाट बेटा? दिस I इक्वल टू हो जाएगा बेटा V बाई आर, ठीक है, दिस I इक्वल टू V बाई आर। और V कितना है आपका बेटा? V आपका बेटा 60, तो दिस इज 60 बाई 4 बेटा, दिस इज 60 बाई 4 इज योर I, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में? मुझसे बेटा क्वेश्चन में पूछा है I, ठीक है, क्वेश्चन में बेटा मुझसे पूछा है जेनर डायोड करंट बता दो। इस IZ पूछा बेटा, ये IZ पूछा है। तो क्या होगा देखो, ये I बराबर होगा बेटा दिस प्लस दिस, यानी I बराबर क्या होगा सर? I बराबर IZ प्लस IL होगा बेटा। बोलो, मैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बेटा आपको मैं बताया ये चीजें। क्वेश्चन तो बेटा 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है, बट मुझे कॉन्सेप्ट भी तो आपको बताना था। अब आप खुद देखो, I बराबर IZ प्लस IL है, तो यहाँ पे बेटा I क्या होगा? I तो ये हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं बात करूं बेटा, मुझे IZ निकालना है, और अगर मैं IL की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ पे तो 60 बन रहा है। यहाँ पे अगर 60 है बेटा, तो इसके क्रॉस आप देखो, इसके क्रॉस, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं IL की बात करूं, तो IL क्या बनेगा बेटा? IL होगा आपका बेटा 60 बाई 10 बेटा। तो यहाँ पे रख देते हैं बेटा, I कितना आया, यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। दिस इज 60 बाई 4 इक्वल्स टू IZ प्लस IL कितना है बेटा आपका? 60 बाई 10 बेटा। ये बनेगा 6 और ये बनेगा 15 बेटा, और ये इधर जाएगा बेटा तो माइनस हो जाएगा, यानी बेटा आपका IZ आ जाएगा बेटा 9, आपका IZ आ जाएगा बेटा 9 मिली एम्पियर। तो 9 इज योर आंसर बेटा, ठीक है बेटा, आपका आंसर आ जाएगा 9। तो ये ऐसे बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस जेनर डायोड। और बेटा इस बार जनवरी 2026 के शिफ्ट में बेटा जेनर डायोड से 2 क्वेश्चंस बेटा डायरेक्टली देखने को मिले थे, और 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो था बेटा वो लगभग कुछ ऐसे ही पूछा हुआ था, कुछ लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बेस्ड, अब थोड़ा डेटा अलग था बेटा,
तो ये क्वेश्चंस अक्सर बेटा जेई में आते रहते हैं। जब भी वो सेमीकंडक्टर से एक अच्छा न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेगा, एक बेहतर न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करेगा बेटा, तो जेनर डायोड से क्वेश्चन आपको जरूर सर्किट में डाल के देगा, तो आप इसके लिए तैयार रहना। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, फिगर शोज ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी के पावर अल्फा इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर एन आइडियल गैस, द वर्क डन बाय द गैस इन प्रोसेस एबी। बेटा इस एबी प्रोसेस में बेटा वर्क डन की बात कर रहा है। ओके सर, अच्छा वर्क डन की बात कर रहा है बेटा, वर्क डन पूछ रहा है आपसे बेटा एबी प्रोसेस में, एबी प्रोसेस में बेटा आपसे वर्क डन पूछ रहा है। ठीक है, एबी प्रोसेस में आपसे वर्क डन पूछ रहा है। ठीक है बेटा, पेन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब एबी प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे सर? तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये है, आप खुद देखना इसका ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बेटा मैं बात करूं कि ये जो है आपका जो पीवी के पावर अल्फा दिया बेटा, जो पीवी के पावर अल्फा बराबर बेटा कांस्टेंट दिया है, तो सबसे पहले तो बेटा हमें अल्फा तो पता होना चाहिए भाई कि अल्फा क्या है। सबसे पहले मुझे अल्फा तो पता होना पड़ेगा। अब अल्फा निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक है, अल्फा की वैल्यू मुझे दी नहीं है बेटा। अब अगर अल्फा की वैल्यू नहीं दी है तो अल्फा तो हमें निकालना पड़ेगा बेटा। अब अल्फा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो बेटा अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा है बेटा, तो दिस इज P1 V1 के पावर अल्फा इक्वल्स टू P1 V1 के पावर अल्फा इक्वल्स टू P2 V2 के पावर अल्फा। बेटा लिख सकते हैं? यस सर लिख सकते हैं। P1 V1 बेटा आप देखो ध्यान से, प्रोसेस ऐसे जा रहा है, यानी कि दिस इज 1 दिस इज 2, तो P1 क्या बेटा आपका, दिस इज 16 P0। अच्छा P1 पे V1 क्या बेटा, V0, ये बन गया बेटा V0 के पावर अल्फा बराबर P2 क्या बेटा आपका, P2 आपका P0 है बेटा, ये आपका P0 है, और इसमें V2 कितना बेटा 2V0, तो आप इसको लिखोगे बेटा 2V0 के पावर अल्फा। ठीक है सर। अब देखो आप बेटा P0 से P0 कट गया, ठीक है बेटा, P0 से P0 कट गया, और V0 के पावर अल्फा से V0 के पावर अल्फा कट जाएगा, तो आप देख लो बेटा 16 बराबर 2 के पावर अल्फा बचेगा, और 16 को लिखा जा सकता है बेटा 2 के पावर 4 इक्वल टू 2 के पावर अल्फा। तो बेटा अल्फा की वैल्यू तो क्या आप एग्री करते हो बेटा, क्या अल्फा की वैल्यू यहां से इजीली हम फाइंड आउट करके बेटा निकाल सकते थे? दैट विल बी 4। तो यहां से बेटा अल्फा की वैल्यू आपकी आराम से यहां से निकल के आ जाएगी, अल्फा आपका आ जाएगा बेटा 4, और अगर एक बार बेटा आपका अल्फा आ गया 4, तो इसके बाद बेटा इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो, क्योंकि अब इसके बाद बेटा कुछ नहीं करना है। अब यहां पे बेटा हमें कुछ नहीं, हमें वर्क डन का फॉर्मूला लगा देना है, बात खत्म। वर्क डन का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, तो वर्क डन आपसे पूछ रहा है बेटा एबी का, तो वर्क डन होता है बेटा NR डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बेटा, NR डेल्टा टी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बेटा। अब आप देखना जरा ध्यान से बेटा, ये एनआरटी लिखा है क्या सर? यस। तो क्या एनआरटी को हमें पता है बेटा पीवी बराबर एनआरटी होता है, इसका मतलब कि इस एनआरटी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एनआर T2 माइनस, ठीक है, एनआर T1 बेटा, ठीक है, एनआर T2 माइनस एनआर T1 बेटा, ठीक है, और 1 माइनस अल्फा। तो इसके जगह बेटा क्यों ना हम ऐसा लिख लें, P लिख लें बेटा, तो यहाँ पे ऐसा लिख ले P2 V2 माइनस P1 V1 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा बेटा, ये वर्क डन हमारा आ जाएगा। अब देखो P2 क्या आपका, P2 आपका P0 है बेटा, तो लिख लो P2 आपका P0 है, और V2 क्या देख रहे ध्यान से बेटा, V2 क्या है 2V0 है बेटा, 2V0 है, माइनस P1 क्या बेटा आपका 16 P0 है, 16 P0, और V1 है आपका, यहाँ पे V1 बनेगा आपका V0, दिस इज V0 डिवाइड बाई आपका बन जाएगा बेटा 1 माइनस अल्फा। तो यहां से अब हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं आराम से, स्पेस की कमी नहीं है, कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं। यस सर। बेटा आप देखो ध्यान से, ये आपका लिखा है 2P0 V0 माइनस 16 P0 V0 बेटा, तो ये क्या लिख सकते हैं बेटा इसको 14 बेटा, दिस इज माइनस 14 P0 V0 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, और बेटा अल्फा हमारे पास कितना आया था बेटा 4 आया था बेटा, तो अल्फा अगर 4 आया था बेटा, तो मैं यहाँ पे 4 रख दूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल आउट, तो क्या आपका बेटा वैल्यूज आ जाएगा 14/3 P0 V0 बेटा, एंड दिस विल बी योर आंसर। ये देखो बेटा, दिस विल बी योर आंसर बेटा, बोलो ठीक है। तो ऐसे बेटा हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन बेटा जो अप्रैल में तो आएगा बेटा, जनवरी के शिफ्ट में भी बेटा
ऐसे क्वेश्चंस, 3-4 ऐसे क्वेश्चन, ग्राफ ऐसे थे मगर डेटा अलग था, पूछा अलग था, बट बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपके जेई जनवरी के शिफ्ट में भी फ्रेम किए गए थे बेटा। और जनवरी शिफ्ट में बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी बेटा, यहां से तो क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। इसका मतलब बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, तो आप इसके लिए भी तैयार रहना। जो भी आपका अप्रैल का शिफ्ट होने वाला है वहां पे कुछ ना कुछ एक क्वेश्चंस आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। चलिए बेटा चलते हैं हम आगे अपनी जर्नी में और बात करते बेटा आगे क्या है क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये आ चुका है। यहां पे बेटा आपको कुछ कंडीशंस दे रहा है, इसके बारे में हम लोग बेटा बात करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 3 पार्टिकल each of mass m are situated at the vertices of an equilateral triangle of a side of length a. The only forces acting on the particles are their mutual gravitational force. It is the desire that each particle moves in a circle while maintaining the original mutual separation. A. Find the time period of revolution. बेटा तो दुनिया गई इधर की इधर, मुझसे तो बेटा बस टाइम पीरियड पूछ रहा है, टी। अब बात खत्म। टाइम पीरियड टी क्या होता है बेटा सर? वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के इक्विवेलेंट बेटा। ये तो होता है आपका, यस सर यही होता है, एम बाई के इक्विवेलेंट होता है। अब प्रॉब्लम में के इक्विवेलेंट क्यों लिखा बेटा? के इक्विवेलेंट मैंने क्यों लिखा इसका भी ध्यान आपको देना पड़ेगा बेटा। अब जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को जरा हम लोग देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां पे हमारे पास एक ऐसा हमें दे रहा बेटा 3 पार्टिकल को रखा गया बेटा, ठीक है, इक्विलेटरल पे रखा गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा रखा गया बेटा, कुछ ऐसा रखा गया है, ऐसा। ये देखो एक पार्टिकल हमारा यहां है, एक पार्टिकल बेटा हमारा यहां है और एक पार्टिकल बेटा हमारा यहां है, ठीक है, ठीक है। और देख लेना बेटा ईच ऑफ मास सेम बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है, इसका भी मास सेम है। मासेस इससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए आपको बेटा। एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए बेटा। और सबसे मजे की बात यह है बेटा कि अगर मैं इसमें थोड़ा सा बेटा कलर चेंज कर लूं, ठीक है, तो यहां पे बेटा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे लेंथ साइड लेंथ आपको ए दिए हुए हैं बेटा, ठीक है, सारे साइड लेंथ आपको ए दिए हुए हैं। और बोल क्या रहा है बेटा, द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल आर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल forces and it is desired that each particle move in a circle, ठीक है, while maintaining the original mutual gravitational a separation a. Find the time period. अच्छा बेटा ठीक है कोई बात नहीं जी। अब देखो अब ध्यान से, अब बेटा ऑब्वियस सी बात है, क्या आपको एक बात क्लियर है? क्या आप एक बात एग्री करते हो यहां से बेटा? एक बात आप एग्री करते हो बेटा? ये बात आप एग्री करते हो कि यहां पे बेटा क्या एक यहां पे बेटा फोर्स लगेगा F और एक फोर्स बेटा आपका लगेगा यहां पे F, और क्या इसके बीच का एंगल, क्या इसके बीच का एंगल बेटा, क्या मैं इसके बीच का एंगल बोल दूं बेटा? इसके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बोला वर्टिसेस पे रखा हमने, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा तो इनके बीच का क्या होगा बेटा? इनके, अब ध्यान से सुनना, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर है, इसका रिजल्टेंट कहां होगा? एफ नेट बेटा इधर होगा। ध्यान से देखना बेटा, एफ नेट इधर होगा, इसका मतलब बेटा ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। और बेटा ध्यान से सुनना, अगर दो वेक्टर बेटा 60 डिग्री पे लगे हैं, दो वेक्टर अगर सेम मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पे लगे बेटा, इनका रिजल्टेंट क्या होता था बेटा? इसका रिजल्टेंट बेटा √3f होता है बेटा। ये तो हमें पहले से पता है, ये तो हमें पहले से पता है, तो हमने वेक्टर में किया हुआ है। और नहीं पता तो आप कर लो √f1² प्लस f2² प्लस 2f1f2 cos थीटा cos 60 रख लेना, आप कर लेना, आएगा तो यही निकल के। इसका मतलब √3f बेटा यहां पे आ गया मेरा इसका। अब बेटा हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें पता चल गया कि ये लग रहा है एफ नेट, और बेटा सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका मतलब बेटा अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सीधा बोलो ये जो एफ नेट होगा, जो ये एफ नेट होगा ये बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा बेटा? mr ओमेगा स्क्वायर होगा, mr ओमेगा स्क्वायर होगा। और f की वैल्यू क्या होगी बेटा? तो f की वैल्यू बेटा gm1 m2 बाई r स्क्वायर होगा बेटा। ध्यान से देखना बेटा, gm1 m2 बाई r स्क्वायर। और ध्यान से बेटा ये r क्या होगा? तो a के टर्म में बेटा, ये ध्यान से देखना बेटा, ये क्या डिस्टेंस दिया? a दिया बेटा, और ये यहां से यहां तक का बेटा, यानी कि यहां से यहां तक का, इसको इस टर्म में करना है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि √3, पहले तो मैं फोर्स का फॉर्मूला ही लिख लूं, √3 g m स्क्वायर, m1 m2 तो सेम है, m स्क्वायर
बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। और बेटा हम यहां पे ओमेगा को क्या 2 पाई बाई टी पुट कर देंगे, बोलो क्या हम ओमेगा को 2 पाई बाई टी पुट कर देंगे। और बेटा क्या हमें यहाँ पे टी दिख गया, क्या मैं इस इक्वेशन को, और दूसरी बात एम से एम बेटा आपका खत्म हो जाएगा, एक ही एम तो बचेगा, √3 आपका पहले से, तो क्या आपको बनता हुआ दिख रहा है बेटा। ध्यान से सुनना बेटा, यहां से अब आप इजीली बेटा टी को हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से हम टी को निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा, इसमें ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं थी, बस इतनी सी तो बात थी बेटा कि 3 मासेस थे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे थे और इनके बीच में एक म्यूचुअल वाला फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशनल वाला फोर्स लग रहा था। उसके बाद बेटा अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहे थे और इसमें टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन पूछा था, तो बस हमने छोटा सा दिमाग लगाया बेटा, हमने बस इतना बोला कि सबके मास सेम है। हाँ सर सबके मास सेम है, तो हमने बोला कि अगर मासेस सेम है तो एक दूसरे के बीच में जो बेटा फोर्सेस होंगे वो बेटा होते हैं ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग Gm1m2/r²। तो हम बोल सकते हैं कि Gm²/r²। और अगर बेटा दो फोर्सेस 60 डिग्री पे लगते हैं बेटा, तो इनका नेट लगेगा सेंटर पे, और नेट क्या होगा बेटा, इसका एफ नेट हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री पे है, इनका रिजल्टेंट हो जाता है बेटा √3 टाइम्स ऑफ दैट एफ, दैट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इसका मतलब √3f इक्वल्स टू दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज mr²। यू कैन आल्सो राइट mv²/r, बट बेटा हमें mv²/r इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें तो बेटा टाइम पीरियड चाहिए बेटा, हमें टाइम पीरियड चाहिए, इसलिए बेटा मुझे ओमेगा के टर्म में जाना गया ताकि बेटा हमारे पास ये टर्म आ जाए, 2 पाई बाई टी आ जाए बेटा। तो बस इतनी सी बात है बेटा, आप आराम से यहां से टी हमें बस सॉल्व करके हम ऐसे वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। ये रहा बेटा हमारा एक पैटर्न का ये क्वेश्चन, और बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन पूछे गए, तो प्लीज बी रिमेंबर बेटा कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग प्लीज तैयार रहना, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपके आते रहेंगे। अगले क्वेश्चन की बेटा बात कर ले जरा, अगला क्वेश्चन देखते बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। शायद बेटा देखो ये क्वेश्चन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ जा रहा है बेटा, बहुत से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ जा रहा है। देख लीजिए बेटा, मैं आपको सारे फिजिक्स के हर तरफ में ले चल रहा हूं बेटा, कभी मैं सर्कुलर मोशन में जाऊं, कभी, यानी कि हमने बेटा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज डिसाइड नहीं किया है। दिस इज द टॉप 100 क्वेश्चन फ्रॉम द ओवरऑल फिजिक्स, ठीक है। दिस डजंट मैटर किस चैप्टर का क्वेश्चन है, ये हमें कोई मतलब नहीं है बेटा, हमें तो बस ये देखना है कि क्या हमें कुछ अच्छे बढ़िया वाले क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या, जिन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कर पाऊं कि मैं इस अप्रेसिप्ट को कुछ अच्छा गेन कर पाऊं, उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहां पे आप देखो इस क्वेश्चन को बेटा, यहां पे दिया आपको द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द लाइट वेव इज गिवन एट द ओरिजिन इज B = B0 sin टाइम 3.14 into 10 के पावर 7 समथिंग CT के बराबर दिया है, प्लस साइन 6.28 into 10 के पावर 7 CT टाइम दिया बेटा। अब पूछ रहा है आपसे इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन ए सिल्वर प्लेट, बेटा कहां गिरा है, सिल्वर प्लेट में, और बेटा आपको दिया हुआ है क्या, वर्क फंक्शन ऑफ द सिल्वर प्लेट इज 4.7 बेटा। खत्म करो पहले इसको, यही पहले लिखो क्या दिया है, 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा, बस इसको यही नोट कर लो, ये काम आ जाएगा। अब आगे आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और क्वेश्चन खत्म। क्या पूछा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, नॉट एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इक्वल्स टू, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन इक्वल्स टू पाई प्लस के मैक्स। ओके सर, क्या पूछा क्वेश्चन में, के मैक्स पूछा है, तो मैं इस फार्मूले को पहले सेट तो कर लूं, तो के मैक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाता है E माइनस का 5। अब यहां पे सवाल ये है, यहां पे सवाल ये नहीं है, सवाल तो ये नहीं है, सवाल ये है व्हाट इज E एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E फ्रॉम द गिवन डेटा, दिस इज योर टास्क बेटा। और यकीन मानो बेटा, यकीन मानो कि 2026 के जनवरी शिफ्ट में बेटा सिमिलर क्वेश्चन बेटा आया हुआ था, और यहां से इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं जनवरी में, और आते रहेंगे हमेशा। ठीक है, वापस चलते हैं बेटा, पहले ये तो समझते बेटा ये ई कहां से निकाले, क्यों, क्योंकि फाई तो दिया है, फाई तो दिया है, फंस गए हम ई के चक्कर में। तो बेटा ई के लिए आप बिल्कुल सतर्क रहना, ई जो होता है आपका बेटा ये एनर्जी नहीं होता, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, दिस इज द एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एक फोटॉन की कितनी एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बेटा ये फोटॉन की एनर्जी है, और इस सरफेस का अपना क्या होगा, फाई होगा बेटा। तो E मस्ट बी ग्रेटर देन फाई होना चाहिए बेटा, तभी आपका बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, वरना नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान रखना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले बेटा, इस क्वेश्चन को चेंज भी तो किया जा सकता है बेटा, ये क्वेश्चन तो क्वेश्चन है ही नहीं, बचा ही नहीं है क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को, डेटा को चेंज करेगा, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को चेंज करके। हो सकता है बेटा आपने आने वाले टाइम पे आपके क्वेश्चन में ये पूछ ले बेटा कि मुझे बताओ कि किसी सरफेस से, किसी मेटालिक सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सरफेस। तो आपको याद होना चाहिए बेटा, इसका कंडीशन यही होगा कि एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ दैट सरफेस। उस सरफेस के वर्क फंक्शन से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है सर, ओके। तो ई क्या होता है बेटा, ई होता है बेटा आपका एच न्यू, ये होता है आपका एच न्यू। ठीक है सर, एच न्यू, या फिर बेटा हम इसको ओमेगा के भी टर्म में लिख सकते हैं बेटा, हम न्यू को ओमेगा के भी टर्म में लिख सकते हैं बेटा। इसका मतलब ये है, सिंपल सी बात बेटा, हम E बराबर एच न्यू से हम इसकी एनर्जी को समझ लेंगे, यहां से समझ लेंगे। अब एक मुद्दा और फंसा बेटा, क्या कि हम सर ओमेगा कहां से लेके आएंगे बेटा, है कि नहीं। अब एक लास्ट टास्क है बेटा, इसके बाद क्वेश्चन खत्म है। वैसे भी क्वेश्चन बेटा ये मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बट मुझे आपको समझाना है, मुझे आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं, ताकि आपको अगली बार क्वेश्चन को भी तंग न करे। जो भी बच्चे हमारे हैं जो ऐसे क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं डर के, या सोचते हैं कि इसमें क्या करना है, उनको बेटा मैं बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे ओमेगा एक टास्क बन गया आपके लिए। ओमेगा कैसे लें, क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है, बी बराबर साइन समथिंग, तो बेटा हमें पता है कि साइन के साथ तो ओमेगा टी होता है। ठीक है सर, तो बेटा आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये क्या लिखा है, साइन इतना इंटू सी टी। ध्यान से सुनना बेटा, यानी कि यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है, तो ओमेगा केवल इतना नहीं है बेटा, ध्यान से, ये पूरा ओमेगा है केवल टी छोड़ के। यहां पे भी देखो बेटा, ये पूरा ओमेगा है केवल टी को छोड़ के, यानी कि ओमेगा में सी भी आएगा। अब आप जल्दीबाजी में पता है गलती क्या करने वाले हो, पहले तो आप ये सोचो कि ओमेगा लू कौन सा सर, यहाँ पे एक ओमेगा ये भी दिख रहा है, एक ओमेगा ये भी दिख रहा है। तो बेटा मैंने आपको बोला तो कि बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछ रहा है, तो बेटा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, ये याद रखना कि फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, यानी ज्यादा एनर्जी होगी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी बेटा। तो इसका मतलब बेटा के ई मैक्स ज्यादा होने का चांस होगा। इसका मतलब कि बेटा देखो इन दोनों में ज्यादा कौन है बेटा, तो ज्यादा तो ये वाला ओमेगा है, ये मेरे लिए और काम का है। इसका मतलब बेटा जब मैं ओमेगा लूंगा तो इस ओमेगा की वैल्यू को लिखूंगा बेटा 6.28 इंटू 10⁻⁷, और सी का मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि बेटा सी यहां दिया हुआ है ओमेगा के साथ ही है। इसका मतलब सी क्या है, इसमें दिया भी है, नहीं भी दिया होता तब भी मुझे पता है कि मैं इसको लिख सकता हूं, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बेटा आपका ओमेगा मिल गया बेटा, दिस इज योर ओमेगा बेटा। अब हम इसको इजीली बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं बेटा इजीली, हम इसको लिख सकते हैं बेटा E बराबर एच की वैल्यू क्या है बेटा 6.6 × 10⁻34, ठीक है ना, इंटू 10 के पावर जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, इंटू अब बेटा न्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा ओमेगा बाई 2 बेटा, हम क्या लिख सकते हैं बेटा ओमेगा बाई 2, और ओमेगा बेटा क्या है, ओमेगा हमने देख लिया ये रहा ओमेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 6.28 इंटू 10 के पावर 7 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 2 बेटा, डिवाइड बाई 2 और ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, आपको बेटा जो आंसर चाहिए वो किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपका वर्क फंक्शन किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब यहां पे मुझे इस बात के लिए सतर्क रहना होगा कि मुझे बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं इलेक्ट्रॉन में लिख के सीधा लिख दूं 1.6 इंटू 10⁻⁹ बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से बेटा, कैलकुलेशन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल हो चुका है, इतना बेशरम क्वेश्चन हो चुका है, आप खुद देख लो। 2 से 6.28 गया, 3.14 डबल 6.28 गया, खत्म सर। अच्छा, -19 ऊपर जाएगा, +19, 19 और 8 27, 27 और 7 34, तो बेटा पॉजिटिव में 34 और नेगेटिव में 34, 34, 34, तो मर गया। ये तो सेटिंग था क्वेश्चन का। इसका मतलब बेटा ई आपका सीधा सीधा दिख रहा है बेटा यहाँ पे 6.6 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.6 बेटा, ये आपका बेटा आ रहा है। और इसको आप सॉल्व करोगे बेटा तो सॉल्व होके 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास से आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आ जाएगा तो मुझे क्वेश्चन में तो ये पूछा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आप फोटॉन बता दो, तो ये तो अभी मैंने बेटा एनर्जी निकाला, मैंने अभी तो ई निकाला बेटा। अब आ जाओ, फार्मूला जो हमने बना के सेट किया था शुरू में, ई मिल गया, यस सर, फाई दिया, यस सर, तो निकाल लो।
कितना है 12.1, इसका मतलब 12.1 माइनस का जो दिया बेटा आपका 4.7, तो ये आपका होगा बेटा काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आ जाएगा बेटा आपका सॉल्व करके 7.7 के आसपास। दिस विल बी योर आंसर बेटा। बोलो बोलो, क्या समझ में आ रहा है बात? क्या आप समझ पा रहे हो कि कैसे इन क्वेश्चंस को बेटा हमें बनाना है, कैसे इन क्वेश्चंस को क्रैक करना है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटैच विद द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहाइंड द क्वेश्चन बेटा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बेटा आप क्वेश्चंस को कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो, अभी तो आपको मैं ये कोशिश कर रहा हूं बेटा कि आप हर क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को तो सोचो, कैसे आपको बेटा उस क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे उस क्वेश्चन के बारे में आपको सोचना है, कैसे उस क्वेश्चन के पीछे आपको भागना है, कैसे उस क्वेश्चन को आपको क्लिक करना है बेटा माइंड के अंदर एक बार में, एक टाइम पे, ये सारी चीजें बेटा। अब हम बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है बेटा कि ए बुलेट ऑफ मास 0.01 बेटा। वेरी गुड बेटा, मास, बुलेट का मास दिया बेटा 0.01, वेरी गुड, एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड, अच्छा ठीक है, of 100 meter per second strikes a block of wood of mass 0.49 kilogram and instantly come to the rest with respect to block. The block is suspended from the ceiling by mean of the thin wire. If the height in centimeter, don't forget, ठीक है ना, in centimeter, which of the, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, with the block rise is 2.5 p। अब p क्या है पता नहीं, इसी की वैल्यू पूछेगा, द वैल्यू ऑफ p, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। और बेटा यकीन मानो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बेटा, बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, और इस पे ध्यान रखना बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व केवल कर लेना, इसका आंसर निकाल लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट बेटा। इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन के पीछे जाना कैसे है, ऐसे क्वेश्चन को सोचना कैसे है, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक इनिशियल कंडीशन लू बेटा, अगर मैं यहाँ पे मानू कि मान लो बेटा हमारे पास इनिशियली ए रहा, ऐसा एक मास, ठीक है बेटा, ये रहा, इसका मास है, जैसा क्वेश्चन में दिया है, बुलेट ऑफ मास 0.1 एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स ए ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास 0.4 kg इंस्टेंटली कम टू द रेस्ट बेटा। तो मान लो इसमें जाके टकराया, अब ध्यान से सुनना बेटा, ये बुलेट को हम रेड में कर लेते हैं ताकि मजा आया, ठीक है बेटा। ये बुलेट आ रही है, ये बुलेट आ रही है बेटा, ठीक है सर, ये आ गई बुलेट, ये बेटा बुलेट आएगी, ठीक है। तो ये बुलेट जो है बेटा, इसका मास दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात है बेटा कि बुलेट का मास दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 0.01 kg, इसका मास है बेटा 0.01 kg, ठीक है। इसकी वेलोसिटी दिया हुआ, बट अगर मैं बोलूं कि इसकी वेलोसिटी मान लो u0 है, ठीक है सर, u0 है बेटा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब ये इससे टकराएगा, तो टकराने का मतलब ये है कि अब ऐसा मान लो आप, अभी थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मान लो कि टकराने का मतलब, अब बुलेट मान लो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर घुस गया, अब बुलेट इसके अंदर घुस गया सर, यस सर, घुस गया इसके अंदर बुलेट। तो बेटा अगर बुलेट इसके अंदर घुस गया, तब ध्यान से सुनना बेटा, इस समय इसका मास क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इस समय बेटा इसका मास क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे आपको बड़े मस्त चीजें दिया है, जो वुड है मास का, उसका वेट दिया है आपको, उसका मास दिया है 0.49 बेटा। तो इसका अब इस समय मास क्या होगा क्या बेटा, क्या इस समय जो इसका मास होगा वो इस समय इस बुलेट का और इसका दोनों का हो चुका होगा बेटा। इसका मतलब बेटा यहाँ पे 0.01 इंटू 0.49, दैट मीन्स बेटा क्या 0.5 किलोग्राम इसकी मास हो चुकी है। बोलो यस या नो। अब आप जरा आगे सुनना बेटा, अगर ये इससे टकराया है तो बेटा यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सोचो। अगर आप यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में अगर आप सोच लो, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आप यहाँ पे सोचो बेटा, तो क्या होगा, दिस इज m1 u1 बराबर m2 u2 बेटा। और सोच लो टकराने के बाद, पता नहीं भगवान जाने इसकी वेलोसिटी जो है v फाइनल मान लो कैपिटल V है, मुझे नहीं पता क्या है ना, टकराया ऐसे मारा ठाक, इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब जो वेलोसिटी चेंज हुई, जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे इसमें आई होगी, वही वेलोसिटी नहीं पता है मुझे, मान लिया मैं V है। अब आप देखो जरा m1 इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल मास क्या है 0.01 बुलेट का, इंटू u1, u0 कितना दिया आपके क्वेश्चन में बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब u1 है आपका बेटा, दिस इज योर, यानी u0 आपका है 100 मीटर पर सेकेंड, इक्वल टू m2। अब m2 कितना हो चुका होगा, तो ये हो गया होगा 0.5 इस टू u2 कितना है, v मान लिया हमने, v मान लिया। यहाँ पे बेटा v की वैल्यू क्या आप देख रहे हो, ये तो 100 से कट के 1 हो गया, 1/2 इधर 2 हो जाएगा, क्या बेटा आपका ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा।
क्या यहाँ पे मैं v की वैल्यू को 2 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं? बोलो या फिर क्या मैं यहाँ पे v की वैल्यू को 2 मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं? बस अब काफी यहाँ से चीजें आसान हो गई हमारी। अब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा, अब आप आगे सोचो आगे क्या होगा। ये कुछ यहाँ जाएगा, ये कुछ यहाँ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा सोचो बेटा, ये कुछ ब्लॉक ऐसा आ जाएगा आगे जाके। अब यहाँ के भी से जाने के बाद बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा। तब मुझसे तो बेटा क्वेश्चन में ये पूछा है ना, मुझसे क्वेश्चन में बेटा ये हाइट h पूछा है। मुझसे बेटा इस क्वेश्चन में ये h हाइट पूछा है। ये पूछा है कि बताओ ये ग्राउंड से ये कितना ऊपर उठा होगा, ये पूछ रहा बेटा, ये पूछ रहा है बेटा, हमें इस h की वैल्यू को पूछ रहा है। और अगर बेटा इस h की वैल्यू को पूछ रहा है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस h की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए बेटा इसको ध्यान रखना है आपको, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे फिर अगेन हम अगर उसी कॉन्सेप्ट को यूज करने की कोशिश करें, ऑब्वियस सी बात बेटा यहाँ से गया होगा थीटा बीटा कुछ ना कुछ होगा। तो अगर हम यहाँ पे बेटा इसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करें, अगेन हम इसके बारे में सोचे तो क्या अगर ये यहाँ पहुंचा है, यहाँ तक ही गया है, तो यहाँ जाने के बाद रुक गया, इसका मतलब क्या यहाँ पे बेटा v फाइनल इसका 0 हो गया? बोलो यस या नो। क्या इस समय बताओ, क्या इस समय इसका v फाइनल 0 हो गया? यस सर। तो बेटा अगर v फाइनल 0 हो गया तो इस कंडीशन में हमें चाहिए h की वैल्यू। तो क्या यहाँ पे बेटा मैं सीधा सीधा बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh। और बेटा m से m मर गया, क्योंकि बेटा सुनो मेरी बात, यही मास यहाँ भी है, यही मास यहाँ भी है। इसका मतलब अभी भी इसका मास कितना है? 0.5 kg। अभी भी इसका मास कितना होगा? 0.5 kg। तो मास से मास तो कट गया। अच्छा सर, और v तो बेटा अभी हमने सॉल्व किया था, हमने निकाला था बेटा इसका। अब ध्यान से समझा, v आपका कितना था बेटा? इसका v था आपका बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा आप ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ पे सॉल्व करके इस h की वैल्यू को देखूं तो क्या ये h बराबर v स्क्वायर बाई 2g होगा बेटा। और v स्क्वायर बाई 2g, तो v कितना है बेटा आपका? v आपका 2 है, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 बेटा। तो 2 से 2 मर जाएगा, 2/10 दैट इज 1/5 बेटा। तो 1/5, लेकिन ध्यान से बेटा, ध्यान से, ये 1/5 मीटर है बेटा। और ध्यान से देखो क्वेश्चन में हाइट को क्या बोला है? सेंटीमीटर बोला है। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमने निकाला है मीटर में। इसका मतलब क्या इसका मल्टीप्लाई करना चाहिए बेटा 100 से, और जैसे ही 100 से बेटा मल्टीप्लाई करोगे ये कट के बेटा आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर बेटा। बोलो h आ गया 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में तो कुछ अलग ही लेवल का गेम खेल रहा है, आपको दिखा रहा है कि मैं कुछ अलग हूं। क्या बोल रहा है? जो हाइट है विच इज ब्लॉक इज राइजेस कितना बड़ा है? 2.5 पी बेटा। इसका मतलब जो आपका h आया है बेटा 20, ये बराबर है 2.5 पी के। और p की वैल्यू पूछा है, निकाल लो बेटा, यहां से p की वैल्यू 8 आ जाएगा बेटा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा 8। बोलो कितना सिंपल था बेटा इस क्वेश्चन को समझना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया, इसलिए बेटा मैंने टाइम लिया है। आपको इतना टाइम लेना नहीं है, लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको बेटा इतना टाइम लगेगा नहीं। इसलिए बेटा मैं इन क्वेश्चंस को मैं पोछा लगाने नहीं आया हूं इधर बेटा, मैं आपको इधर 100 क्वेश्चन समझा के करवाने आया हूं। और मेरी कोशिश रहेगी कि उस 100 क्वेश्चन में मैं हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको सॉल्व करवा पाऊं। ऐसा ना हो कि मैं आपको रट्टाफिकेशन वाला आपको सोल्यूशन देके जा रहा हूं और बस आपको उसका कोई इफेक्ट न पड़े। बेटा 100 क्वेश्चन कर लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है बेटा उस 100 क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, आपने क्या लर्न किया उस 100 क्वेश्चन से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। वरना 100 क्वेश्चन केवल कर लेने से काम तो नहीं बनेगा। और मैं आपको जो 100 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, मेरे इस 100 क्वेश्चन में आप समझो कम से कम आप लोग 200-250 क्वेश्चन कर चुके होंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट के पीछे बात करूंगा। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाऊंगा बेटा। अगर मैं कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाऊंगा इसका मतलब यह है कि आपके और भी क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है स्क्रीन पे, ये हमारा ए रबर पाइप ऑफ डेंसिटी 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद दिया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको दिया हुआ है बेटा 5 इंटू 10⁻6 इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। ठीक है, कोई बात नहीं जी। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 8 मीटर, व्हाट विल बी द चेंज इन द लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट। बेटा अब इसके अपने वेट से पूछ रहा है, कोई बात नहीं, इसके अपने वेट से बात कर रहा है तो इसके अपने वेट से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात है ही नहीं इसमें। अब आप खुद देखो बेटा इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। रबर पाइप की डेंसिटी आपको दिया हुआ है, यानी कि जो मुझे गिवन आउट है ना वो आप लिख लो, वो आपको काम करेगा। यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ बेटा, 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा, यानी कि y की वैल्यू आपको दिया हुआ बेटा 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। मैं आपको बेटा एक बात बता दूं कि ये यूनिट यहाँ पे बेटा गलत टाइप हुआ है, कोई बात नहीं बेटा, दिस इज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन करेक्ट दिस यूनिट बेटा, ठीक है। सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 8 मीटर बेटा। अब जो पाइप की लेंथ बेटा एल है वो बेटा आपका 8 मीटर है, कोई बात नहीं। व्हाट विल बी द चेंज इन द लेंथ बेटा, अब लेंथ में चेंज पूछ रहा है, मुझे नहीं पता है, तो सिंपल सी बात करते हैं ना, आओ मान लो ये कोई पाइप है, ठीक है सर, पाइप है, रॉड है, जिसकी लेंथ एल है, जिसका मास एम है, वो अच्छी बात है, हमें दिया है, कोई बात नहीं, अभी मैं मान लेता हूं। अब बेटा मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं यहां से y पे जाके यहाँ पे dy का छोटा सा एक लेंथ ले लूंगा, और y पे जाके जब मैं dy लूंगा बेटा, तो इस dy पे मैं देखूंगा, इस dy पे मैं देखूंगा इसकी लेंथ कितनी है बेटा, ये क्या आपने लिया है, dy लिया है, यानी कि ये आपका हो गया dy। अब बेटा इस पे जो नीचे वेट लगेगा, जो इस पे फोर्स लगेगा बेटा, इसको मैं एम डैश जी बोल रहा हूं। क्यों सर, क्यों एम डैश जी बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा इस पूरे रॉड का मास क्या था, एम था, पूरे एल लेंथ का, ये लेंथ बेटा हमने डीवाई का लिया हुआ है। तो आप खुद बताओ बेटा कि अगर मैं बोलूं बेटा एल लेंथ था आपका एम मास का, तो एक का क्या होगा बेटा, तो एम बाई एल होगा सर, ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा तो सर आप बता दो मुझे कि इस y का कितना होगा, यानी dy का कितना होगा, तो क्या बेटा यहां पे आप बोल सकते हो कि m बाई एल टाइम dy हो जाएगा, यानी कि आप यहां पे बेटा, आप यहां पे पुट कर सकते हो, सिंपल सी बात है कि हमें पता है बेटा कि फोर्स अपॉन एरिया इक्वल्स टू वाई टाइम या गामा टाइम, जो आप बोलते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, टाइम्स चेंज इन द डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन बेटा। और बात तो किया हमारे चेंज इन लेंथ की, इसका मतलब बेटा डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई की बात होगी बेटा, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा वाई टाइम, ठीक है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं वाई टाइम डीएल बाई डी वाई, क्योंकि हम तो अभी इसी वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, हमने डी वाई ले लिया, ठीक है सर, ओके, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है बेटा। अब आप देख लो, अब आप ध्यान से देख लो, अब मैं एफ को क्या लिखूंगा, तो फोर्स क्या बेटा, तो फोर्स ये एम है और ये जी है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, फोर्स की जगह एम वाई, ठीक है, बाई, ठीक है बेटा, यहां पे आपका, ठीक है, यहां पे आपने y यूनिट लिया बेटा, ध्यान से करना बेटा, आपने y यूनिट के लिए पूछा है तो इसकी बात हम कर रहे हैं, तो दिस इज m बाई एल वाई, ठीक है, और आपका यहां पे बन गया एरिया ए, ये एरिया ए टाइम्स y इंटू डी एल बाई डी वाई बेटा। अब यहां से बेटा हम इधर उधर करके इंटीग्रेशन का जुगाड़ करेंगे, तो हमें साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये हमारा जो dy है ये इधर आएगा, ठीक है, और ये बेटा इधर जाएगा, तो सिंपल सी बात है हमारा बन जाएगा m बाई एल ए, ठीक है, और ये बन जाएगा बेटा आपका y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू, ठीक है, y भी इधर ही ला लेते हैं बेटा, y टाइम इधर आ जाएगा आपका dl बेटा, ठीक है, इधर आ जाएगा आपका dl, तो हमें यही dl तो चाहिए, हमें यही dl तो चाहिए बेटा, हमें यही तो चेंज चाहिए, ठीक है। अब इसको कहां से कहां कर दे बेटा, पूरे रॉड के लिए कर दे, अब तो हम कर दिए 0 से L तक, पूरे रॉड के लिए कर रही है हमने, dy के लिए नहीं, अब पूरे के लिए बात कर रहा हूं, तो ये आपका एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर बाई 2 गामा एल ए, तो एल से एक एल कट जाएगा, बराबर आपका डीएल आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा बेटा एम एल बाई 2 वाई ए इक्वल टू बेटा आपका डीएल। उसके बाद हम यहां से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें देख लो बेटा, सारी वैल्यूज आपको दी हुई है, बस आपको एक चीज पे और फोकस कर लेना चाहिए यहाँ पे कि बेटा डेंसिटी क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आपको ये बात याद रखना बेटा कि डेंसिटी आपका होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी बेटा आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो आप अगर इस एल को ना काटो, यहाँ एल रहने दो, तब ध्यान से देखो बेटा, मास अपॉन लेंथ इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है, दिस इज द वॉल्यूम, तो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द मास, तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इसको हम लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर बाई 2 वाई इक्वल्स टू डीएल बेटा, और खत्म। अब देखो आप रो की वैल्यू दी है, यस दी है, एल की वैल्यू दी है, हाँ दी है, अच्छा गामा की वैल्यू दी है, हाँ दी है, तो बेटा तीनों वैल्यूज को आप पुट करो और आंसर ले जाओ, तीनों वैल्यूज पुट करोगे बेटा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9.6 इंटू 10⁻⁻² मीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर बेटा, बस सिंपल ही है बेटा, ठीक है।
आराम से बेटा इन क्वेश्चंस को भी आप आराम से सॉल्व करके इनको कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा। अगर अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कुछ ऐसा है बेटा। इन क्वेश्चंस को हम जरा ध्यान से देखें बेटा। इस क्वेश्चन में आप जरा ध्यान से देखना। ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ए बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड बिटवीन टू स्प्रिंग, द आउटर एंड ऑफ द स्प्रिंग आर फिक्स्ड टू द फॉर्म सपोर्ट टू इट द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान से। बेटा स्प्रिंग है, हाँ सर स्प्रिंग है। बेटा ये क्या है? क्या स्प्रिंग इस मास से कनेक्ट है? यस सर कनेक्ट है। तो बेटा ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है बेटा, तो सिंपल सी बात है ना बेटा। हमारा टी क्या होता था? हमारा टी होता था बेटा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट बेटा, के इक्विवेलेंट। और अगर हमारा ये फॉर्मूला है तो आप खुद देख लो बेटा, ये स्प्रिंग बस ये पता करो कि ये सीरीज में है या पैरेलल है, और यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बेटा, यही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगर पैरेलल हुआ तो k1 प्लस k2 इक्वल टू के इक्विवेलेंट। अगर सीरीज हुआ तो 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 कर देंगे। अब आप खुद देख लो बेटा, अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां से कट कर दूं तब भी इससे बेटा ये ऑक्सीलेशन करेगा। अगर मैं इस स्प्रिंग को कर दूं तब भी ये इससे ऑक्सीलेशन करेगा। इसका मतलब बेटा एक किसी स्प्रिंग को कट करने से ये ऑक्सीलेशन रुकने वाला नहीं है। इसका मतलब ये सीरीज नहीं है देखने में जो लग रहा है, ये पैरेलल है बेटा। और पैरेलल है तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा। इसका मतलब इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट के है। इसका मतलब बेटा आपका के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा के प्लस के, दैट इज 2k बेटा। अब कुछ नहीं, फॉर्मूले में नीचे 2k आ जाएगा। आप खुद सारे फॉर्मूले देख लो बेटा, 1/2 दिस इज योर आंसर बेटा, खत्म। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो मेरा बेटा ये बोला था इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन, मतलब बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहा है बेटा, यानी कि इंटरफेरेंस पैटर्न, इसका मतलब ये वाईडीएससी वाले चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स में बेटा एक क्वेश्चन जा चुका है। अब इसके बाद कोहेरेंट लाइट की बात कर रहा है बेटा, तो मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दूं बेटा कि कोहेरेंट सोर्स का मतलब तो आप जानो बेटा। कोहेरेंट सोर्स का मतलब बेटा कि जिसका ओमेगा क्या हो बेटा? सेम हो। एक वेव इधर से आया, एक वेव इधर से आया, इस वेव का बेटा जो ओमेगा होगा ना वो सेम होगा, क्योंकि कोहेरेंट की बात कर रहा है। ये याद रखना बेटा, कोहेरेंट का मीनिंग होता है। बट मुझसे तो केवल बस इसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा, जबकि मुझे कुछ दिया हुआ है आई मैक्स टू आई मिन। इसका मतलब बेटा मैं सीधा सीधा बोलूंगा आपको, दिस इज I1 बाई I2 इक्वल टू 4:1 आपको बेटा गिवन आउट है। और आपसे पूछा हुआ है बेटा कि आई मैक्स प्लस का आई मीन टू द आई मैक्स माइनस का आई मीन इक्वल टू 5/x बेटा। तो यहां पे बेटा मैं डिवेंडर रूल लगा दूं, यहां पे सीधा सीधा बोलो। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि दिस इज आई मैक्स डिवाइड बाई आई मीन इक्वल टू, इधर ऐड कर देते हैं 5 प्लस एक्स टू द 5 माइनस एक्स, और ये मैथमेटिक्स से ही सॉल्व हो गया बेटा। आई मैक्स क्या होता है बेटा? आई मैक्स होता है अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, यानी दैट मींस कि बेटा I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2, यानी कि बेटा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर बेटा। ये हो गया आई मैक्स, ये हो गया आई मीन, बराबर हो गया बेटा आपका 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स बेटा। अब रूट I1 क्या है बेटा? अब आप खुद देख लो, I1 की वैल्यू कितनी? 4, I2 की वैल्यू कितनी? 1। तो यहाँ पे बेटा आप लिखोगे रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 4 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 बेटा, ठीक है 1। और इस सभी का आप क्या करने वाले बेटा? स्क्वायर करने वाले। दिस इज 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स बेटा। अब खुद देख लो बेटा, रूट 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 और 1 हो जाएगा 3, और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, यानी कि ये पूरी वैल्यू जाने वाली है 9 बेटा। ये पूरी वैल्यू जाने वाली है बेटा 9, एंड दिस 9 इक्वल टू 5 प्लस एक्स टू द 5 माइनस एक्स बेटा। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल दूं क्या? यहाँ पे सीधा सीधा बोल दूं बेटा, इसको लिखा जाए बेटा 9 टाइम 5 प्लस एक्स इक्वल टू 5, ठीक है 5 माइनस एक्स इक्वल टू 5 प्लस एक्स बेटा। ये बन जाएगा बेटा 45 माइनस का 9x इक्वल टू 5 प्लस एक्स बेटा। ये उधर जाएगा 10 हो जाएगा, इधर आएगा, ये बन जाएगा बेटा 40 इक्वल टू 10x। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 4 विल बी योर आंसर बेटा। बहुत ही सिंपल था बेटा। YDS इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अप्रैल शिफ्ट बेटा, जरूर इसको करके जाना, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। एक पर्सन है, एलिवेटर है, ये सारी चीजें दे रही है, कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसका मतलब है बेटा कि क्वेश्चन हमारा जा चुका है कहां पे बेटा? लिफ्ट के केस में। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कि कोई लिफ्ट बेटा अपवर्ड जा रही है, ध्यान से सुनना, अगर लिफ्ट बेटा अपवर्ड जा रही है तो अपवर्ड का मतलब यह है बेटा कि वहां पे हम नॉर्मल n की वैल्यू लिखते थे बेटा कि m g इफेक्टिव, और g इफेक्टिव ऊपर जाने में क्या हो जाता था? एक्सीलरेशन ऐड हो जाता था। हम इसको बोलते थे बेटा m टाइम g प्लस a बेटा। और यही अगर बेटा मैं डाउनवर्ड केस की बात करूं, अगर मैं डाउनवर्ड केस की बेटा बात करूं तो डाउनवर्ड केस में बेटा आपका n की वैल्यू होती थी m g इफेक्टिव अगेन, और इस बार g इफेक्टिव में क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन की वैल्यू घटेगी। इसका मतलब m टाइम, इसका मतलब बेटा m टाइम
जी माइनस का ए हो जाएगा बेटा। तो ये बन गया आपका दो इक्वेशन बेटा, ये बन गया आपका दो इक्वेशन। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पे आपको वेट की वैल्यू दी है 66 केजी एंड 57 केजी, यानी कि एन बराबर तो होता है mg, यानी इस एन को क्या लिख सकता हूं बेटा, mg, और एम कितना बेटा 66, यानी कि 66 g इक्वल्स टू m टाइम g प्लस ए। मेन तो ये बना बेटा। सेकंड दिया 57, ये बना आपका 57 g इक्वल्स टू m टाइम g माइनस का ए बेटा। ये इक्वेशन दो आपके बन गए बेटा, 1 एंड 2 इक्वेशन। अब ध्यान से देखना बेटा, चैलेंज ये है कि अब ए क्या रखोगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें तो मात ही निकालना था, हमें तो उसका ट्रू वेट बताना था, तो निकल तो जाएगा, बट ए चाहिए आपको बेटा। अब ए कहां से लाओगे, तो ध्यान रखना बेटा, ए हम यहां से लेंगे। ये देखो बेटा, ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रही पॉजिटिव स्लोप पे, कर्व दिया है vt का बेटा, और अगर vt है बेटा, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, तो क्या बेटा इसका जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन देता है क्या? यस सर। एक्सीलरेशन देकर देख लो बेटा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ले लेते बेटा कि मान लो यहाँ पे v है, ये कितना है 10 है, तो इसकी स्लोप हो जाएगी बेटा, इसका स्लोप हो जाएगा v/10 बेटा। तो एक एक्सीलरेशन आपको बेटा यहां से मिल गया, ये वाला। दूसरा देखते हैं ये वाला बेटा, ये देखो अब ध्यान से, इसका ये डिफरेंस कितना है 20 का, ये कितना आपका v, तो क्या यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू बेटा v/20 मिल गई? यस सर। अब देख लो बेटा, यहाँ पे आप पुट कर दो बेटा v/10, यहाँ पे पुट कर दो बेटा v/20, और इसको सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा, यहाँ से जैसे सॉल्व करोगे यहाँ से m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 केजी बेटा, m की वैल्यू आ जाएगी 60 केजी। इट्स अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन बेटा, बट हाँ जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बेटा, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में आते रहे हैं, आए भी हैं और आएंगे बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपील शिफ्ट। याद रखना बेटा, जरूर ऐसे क्वेश्चन को करके जाना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा आ रहा है यहां से, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड, द मैक्सिमम हाइट रीच। बेटा मैक्सिमम हाइट की बात पूछ रहा है, खत्म करते हैं ना बेटा। h बराबर क्या होता है v²/2g। दिक्कत है कि बेटा आपको v की वैल्यू दिया नहीं है, और हाइट की बात कर रहा है, इसका मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए हमें, y कंपोनेंट की वेलोसिटी चाहिए हमें, और y कंपोनेंट की वेलोसिटी के बेटा मैं इस डायग्राम को अगर थोड़ा देर ड्रॉ कर लूं बेटा, आप जरा ध्यान से देखो कि कुछ ऐसा केस प्रोजेक्टाइल का बन रहा है, हमें पता नहीं किससे फेंक रहा, मैं यू ले लेता हूं, लेकिन एक जरूरी सूचना दिया क्वेश्चन में कि 45 पे फेंक रहा है बेटा। और जब भी आपको पता है बेटा, जब भी 45 पे हम प्रोजेक्ट करते हैं बेटा, तो उसका बेटा ये वाला कंपोनेंट अगर u है, तो y वाला भी कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, u हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं बेटा चुपचाप अगर यहाँ पे मैं लगा दूं v बराबर u प्लस का 80 बेटा, y डायरेक्शन में अगर मैं लगा दूं, तो यहाँ पे मैं साफ साफ दिख रहा है बेटा एक्सीलरेशन इसका माइनस का 10 है, कि टाइम कितना बेटा 2 है। हमारा साफ साफ समझ में आ रहा है बेटा कि ये हमारा, ध्यान से देखना बेटा, मुझे कहां पे चाहिए, t बराबर 2 सेकंड पे मुझे ये वाली वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये वाली नहीं पता है, ये वाली नहीं पता, तो इसको u मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका हो जाएगा vy आ जाएगा बेटा आपका u माइनस का 20। इसका मतलब बेटा ये हो जाएगा आपका u माइनस का 20। तो बेटा रिजल्टेंट दिया, ये दिया तो निकल ही जाएगा, u की वैल्यू आ जाएगी, और u हमें उठा कर रख देंगे। तो देखो जरा ध्यान से बेटा, क्या रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि u माइनस 20 का स्क्वायर प्लस बेटा u का स्क्वायर। अब इसको जैसे सॉल्व करूंगा, ये 400 होगा, ये u स्क्वायर प्लस 400 माइनस का 40 u हो जाएगा। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ गई बेटा मेरा 20 मीटर पर सेकंड। और जैसे u आ गया बेटा, हमसे हाइट h पूछा था, हाइट h बराबर होता है u²/2g, यानी 20 × 20 डिवाइड बाई 2 × 10, क्योंकि g की वैल्यू लेनी है 10, तो एक 20 कट जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा, 20 मीटर जो आंसर बेटा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ध्यान रखना बेटा, इस साल के जनवरी शिफ्ट में बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन से 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे, और अप्रैल में भी बेटा आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे बेटा। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर बना के जाना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी है बट अच्छा है। आगे बात करते बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते बेटा। ये अगेन एक क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास ग्रेविटेशन से बेटा, और इस ग्रेविटेशन के क्वेश्चन को अगर हम रीड कर पा रहे हैं एक बार बेटा, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात कर रहा है कि मान लो ये अर्थ है बेटा, इस अर्थ के सरफेस से बेटा किसी हाइट h पे, जिसकी वैल्यू भी दे रखी है बेटा r/2 है बेटा, इस हाइट की वैल्यू दी है r/2 है, फिर मान लो कोई एक पॉइंट a है, तो वहां पे जो g की वैल्यू है g है, वो इस सरफेस से किसी डेप्थ d पे बेटा, मान लो कोई पॉइंट b है, इसकी ग्रेविटी वैल्यू gb है, और इसका मान लो ये सेंटर है बेटा, इस सेंटर से आप खुद देख लो कि अगर मैं ऐसा मान लूं बेटा कि ये स्मॉल r है, तो इसका रेडियस तो बेटा कैपिटल R होगा। तो बेटा यहाँ पे सीधा और सिंपल सी बात ये करना चाहता है कि बेटा बोल रहा है कि GA बराबर GB है बेटा, तो GA बराबर GB लगा दो, यानी एक जगह रख दो आप बेटा gm² बाई r प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू एक तरफ रख दो gm² r बाई
ठीक है, आर बाई आर का क्यूब बेटा। ये फॉर्मूला होता है डेप्थ के लिए, ये फॉर्मूला होता है डेप्थ के लिए, ये फॉर्मूला होता है हाइट के लिए। बस दोनों को इक्वेट करो, काटो पीटो सॉल्व करो। यहां से बेटा आप आराम से क्या निकालना, इस आर को बस रिप्लेस करना मत भूलना बेटा। यानी कि जीएम स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू जीएम स्क्वायर। इस आर को क्या लिख सकता हूं, ये आर क्या हो जाएगा, टोटल माइनस दी डेप्थ, यानी दिस इज आर माइनस का डी डिवाइड बाई आर क्यूब। अब बेटा खटाखट काटो पीटो सॉल्व करो। और यहां से हम बेटा हमें निकालना क्या, ध्यान देना, यही हमने डी बाई आर निकाल लेना बेटा। और यहां से बेटा आराम से मेरा डी बाई आर निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशन से सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ ही गिने चुने फॉर्मूला जो याद रहता है। एक टॉपिक और मैं आपको बता के जा रहा हूं बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन अभी आए नहीं है जनवरी में, बट अप्रैल में बेटा याद रखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन बेटा आएगा। ठीक है, चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास आ चुका है स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन के बारे में थर्मोडायनेमिक्स से दे रहा बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। और इसमें यहाँ पे बेटा सबसे मजे की बातें हैं कि हमारे पास एक साइकिल दिया है बेटा। ठीक है, एक साइकिल दिया है, ये रहा साइकिल ए बी सी ए, यानी कि साइकिल कैसा है ए बी, फिर कैसा है बी सी, फिर कैसा है सी ए। और बेटा मुझे ये बोल रहा है कि AB में जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, कितने का हीट एब्जॉर्ब कर रहा है AB बेटा 40 का, यानी कि यहाँ पे प्लस का 40 जूल हो गया बेटा आपका Q। अच्छा, BC में बेटा बोल रहा है कि हीट ड्यूरिंग द पार्ट BC, नो हीट ड्यूरिंग, यानी कि यहाँ पे आपका जो है बेटा Q 0 है, बट यहीं पे बोल रहा है, ध्यान से सुनना बेटा। और इसके बाद बेटा रिजेक्ट हो रहा है सीए में, तो सीए में रिजेक्ट हो रहा है माइनस का 60 जूल हो गया बेटा। और यहां पे जरा आप ध्यान से देखो, यहां पे एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है आपसे, बोल रहा है कि ए वर्क 50 जूल इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी बेटा। तो ये बीसी देखो, क्यू नेट हीट ट्रांसफर 0 है, इसका मतलब प्रोसेस एरिया बेटिक है, इसका वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन भी दिया है, और ये वर्क डन कितना दिया है बेटा आपको, ये वर्क डन दिया है बेटा आपको 50 जूल, ये 50 जूल बेटा आपका माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना बेटा, हमें पता है किसी भी साइक्लिक सिस्टम के लिए, किसी भी साइक्लिक सिस्टम के लिए बेटा चेंज ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आपका 0 होता है। इसी को एक्सपेंड करते हैं सभी प्रोसेस के लिए बेटा हम, द डेल्टा यू फॉर द ए बी प्लस डेल्टा यू फॉर द बी सी प्लस डेल्टा यू फॉर द बेटा सी ए इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ बेटा आपको याद होगा, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का होता था dq बराबर du प्लस का dw। तो बेटा यहाँ से du क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dq माइनस का dw बेटा। इस उठा के यहाँ पे सब जगह पुट कर दो बेटा, यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख दूं बेटा सीधा सीधा कि dq माइनस का dw चाहिए हमें बेटा ab के लिए, फिर हमें dq माइनस का dw चाहिए बेटा हमें bc के लिए, फिर हमें dq माइनस का dw चाहिए बेटा हमें ca के लिए, और सब इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। अब आप वैल्यूज पुट करने का टाइम आ गया बेटा, अब वैल्यूज पुट करो, सब कुछ दिया, देख लो यही से। सबसे पहले देखना बेटा dq ab के लिए कितना, प्लस का 40 रख दिया मैंने, प्लस का 40 माइनस वर्क डन कितना है बेटा, ये प्रोसेस ही क्या है, ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन विल बी 0। इसका मतलब बेटा यहाँ पे वर्क डन क्या आ गया, 0 आ गया, प्लस dq फॉर द सेकंड प्रोसेस, इसका तो 0 ही दिया बेटा, खत्म, इनका टाटा बाय करते हैं। अच्छा, ध्यान से देखना बेटा, वर्क डन इसका नेगेटिव है, और पहले से यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 50, प्लस का dq आपका CA के लिए बेटा, CA के लिए माइनस 60 है, चुपचाप लिख लेने का माइनस 60, माइनस का यही तो हमें निकालना है, क्योंकि इसका वर्क डन पता नहीं है, वही तो निकालना है। अब यहाँ से सीधा सीधा देख लो बेटा, ये 40 और ये 50, 90 हो गया, माइनस का 60 हो गया, तो 90 माइनस का 60 इक्वल टू ये उधर चल के प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू का CA, यहाँ पे बेटा कितना दिख रहा है, 30 दिख रहा है, तो प्लस का 30 जूल रन फॉर बी पार्ट इज करेक्ट बेटा। बहुत ही सिंपल बेटा, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन तो भर के पूछे गए हैं अभी जनवरी शिफ्ट में, और केटीजी से भी क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, और फ्लूइड मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे क्वेश्चन बेटा लगातार आए हैं, और अप्रैल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, प्लीज ऐसे क्वेश्चन तो जरूर करके जाना। हम चलते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करें, अगला क्वेश्चन बेटा हमारा आया हुआ है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो बेटा, तो यहाँ पे आपको बेटा वेलोसिटी दिया हुआ है, तो सीधा सीधा बेटा हमें फॉर्मूला पता है, हमने वेलोसिटी सेपरेटर में भी ये फॉर्मूला देखा था कि v बराबर होता था e बाई बी, तो यहाँ से v क्या हो जाएगा बेटा e बाई बी। और बेटा आपको देखो, ध्यान से देखना, ये e की वैल्यू आपको दिया है 300, v की वैल्यू दिया है 6 × 10 के पावर 6। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया, यानी कि सीधा सीधा हमें फॉर्मूला यूज करना था कि वेलोसिटी इक्वल टू e बाई बी, और वहां पे मैं मैग्नेटिक फील्ड v बराबर में क्या लिख सकता था, e बाई बी लिख सकता था, e दिया है, v दिया है, खत्म हो गया क्वेश्चन बेटा। इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, तो ध्यान रखना बेटा। और एक और चीज, मास सेपरेटर भी देख के जाना बेटा, वहां से भी मास स्पेक्ट्रोमीटर से क्वेश्चन आते हैं मैग्नेटिज्म से। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा था मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉसिंग, खत्म बेटा।
क्या पूछ रहा है यहाँ पे, इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहा है बेटा, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है बेटा, डी फाई बाई डी टी होता है, और फाई हमें पता है बेटा ये होता है बी ए, और बी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब इसको लिख सकते हैं बेटा ए टाइम डीबी बाई डी टी लिख सकते हैं बेटा। और आप खुद देखो बेटा डीबी बाई डी टी ये रहा बेटा हमारा बी वर्सेस टी का कर्व, बी वर्सेस टी का स्लोप ही चाहिए, ये कितना है 10, ये कितना है 5, तो ये हो गया 10, ये हो गया 5, खत्म बेटा। और एरिया आपको दिया कितना दिया बेटा, यहाँ पे देखो दिया 4, तो ए भी दिया है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा बेटा। यानी कि कुछ नहीं करना है, ईएमएफ ई बराबर डी फाई बाई डी टी करना है, और फाई की वैल्यू बी ए होता है, यानी कि एक्चुअली हम लिखेंगे ईएमएफ ई को ए टाइम डीबी बाई डी टी, और डीबी बाई डी टी इसके स्लोप से हम यहाँ से निकाल लिए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बेटा, ऐसे क्वेश्चन लगातार आए हैं और आएंगे अप्रैल शिफ्ट में भी बेटा, प्लीज बी अलर्ट। अब बेटा मैं आगे आपसे कुछ टॉपिक की बात करता हूं बेटा, जरा ध्यान से देखना बेटा आप लोग इसको। यहां पे जो मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं बेटा, ये जेई का क्वेश्चन है बेटा जो 2024 में पूछा गया है, a इंटू 10 के पावर, यहां लिखा a इंटू 10 के पावर b बेटा। और इस क्वेश्चन को मैं एनसीईआरटी का बुक का मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, ये एनसीईआरटी का बुक का फोटो है बेटा, उस बुक के फोटो में ये डेटा बेटा साफ साफ दिया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। इसका मतलब बेटा ये जेई का क्वेश्चन जो है 2024 का एनसीईआरटी के बुक से ही प्रिंट किया गया बेटा। बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होती है कि सर क्या जेई के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बेटा यस इंपॉर्टेंट है, आपके सामने प्रूफ है, देख लो बेटा मैं आपके सामने प्रूफ लेके आया हूं, और एक नहीं है बेटे बहुत क्वेश्चन है, ये देखो अब यहाँ पे बेटा आपसे जो पूछ रहा है रजिस्टिविटी की बात कर रहा है बेटा, आप खुद देख लो बेटा रजिस्टिविटी पूछ रहा है। रजिस्टिविटी में जो ग्राफ दिए हैं बेटा, ये सब ग्राफ दिए हैं, ये डायरेक्ट बेटा देखो मैं एनसीईआरटी का बुक का फोटो लेके आया हूं, ये एनसीईआरटी के बुक का पिक्चर है, और ये देखो बेटा ये कर्व यहीं से लिया हुआ है, देखो बेटा ये ग्राफ यहीं से कॉपी पेस्ट किया गया, ओनली कॉपी पेस्ट किया गया बेटा। यानी कि जेईई मेंस के पेपर में आपके एनसीईआरटी से बेटा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यस ये बात वैलिड है। इसका मतलब ये है कि आपको बेटा एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए लास्ट मोमेंट पे, और अप्रैल के लिए खास करके। अब ध्यान रखने वाली बात है कि सर फिर ऐसा में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी से मैं देख लूं, इसके लिए भी बेटा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपके लिए ऐसा भी कुछ लेके आया हूं। दिस इज द इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एनसीईआरटी बेटा, और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर फिजिक्स के लिए देखा जाए बेटा तो फ्लूइड मैकेनिक्स देख के जाना, यूनिट एंड डायमेंशन देखना पड़ेगा, केटीजी थर्मो भी देख लेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कभी कभी मैग्नेटिज्म से भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते रहते हैं, ईएमआई और ईएम वेव से भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं, सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये तो पूरी एनसीईआरटी से आती है बेटी, मॉडर्न फिजिक्स पूरी एनसीईआरटी से आती है बेटा, और वेव मोशन इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट बेटा। ध्यान रखना बेटा इतने चैप्टर्स आपको एनसीईआरटी से जरूर एक बार पढ़ के जाने बेटा, किसी भी झांसे में मत आना, ध्यान रखना सारे नोट्स मॉड्यूल रखे रह जाएंगे बेटा। अगर आपने एनसीईआरटी से ये चीजें पढ़ ली 100% बेटा आप एक बेहतर परसेंटाइल की तरफ जरूर बेटा आप मूव कर जाओगे। तो बेटा हम आपसे मिलेंगे अगले अपने वीडियो में, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के साथ, और मैं आपको इस 100 क्वेश्चन में मान के चलिए अगर आपने सारे 100 क्वेश्चन किए, मैं आपको 100 क्वेश्चन में 250 क्वेश्चन लगभग मैं आपको बता के एक्स्ट्रा चीजों से करवा रहा हूं। तो बेटा आप लोग सभी लोग बने रहिए, खूब मेहनत करिए, इस अप्रैल में सिलेक्शन लेना है सभी को, आप सभी लोगों को बेटा ऑल द बेस्ट।